हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने ऑल इन ऑल 6 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, जिसमें से 5 तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड है और एक सेंसेक्स 20 की भी बात करूंगा, यानी कि ईटीएफ की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत बार आपने सुना होगा कि आदमी हो या इंडेक्स ऊपर ही जाना है, तो उसी इंडेक्स का जब आप एक बकेट ले लेते हो, और सेंसेक्स के अब बकेट ठीक रहता है, लोग आप जाके निफ्टी 20 को भी परचेस कर सकते हो, पर निफ्टी 20 में एक्चुअली बल्क हो जाता है 50 शेयर्स का स्टॉक, जिसकी वजह से रिटर्न एज कम्पेयर टू सेंसेक्स कम जनरेट होता है, क्योंकि सेंसेक्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है, केवल 30 शेयर्स ही उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स 20 की तरफ भी आप रुझान देख सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो रिगार्डिंग। तो आज मैं बात करूंगा। अच्छा, बात करने से पहले जो 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के डाला है। ऐसा क्यों है, आप देख पाएंगे। हो सकता है म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न कम मिले। रिटर्न इस वजह से कम मिलेगा क्योंकि रिस्क को भी मैं कहीं ना कहीं अवॉइड करके चल रहा हूँ। वो इस वजह से, अमेरिका में अभी स्टेबल सरकार है, तो लोग कि जो FIIs हैं, जो US के इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में आने से बचेंगे, वो अपनी ही कंट्री में पैसे डालेंगे। हालांकि हमारे कंट्री में तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। जब भी FIIs अमेरिका के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, पैसा या लगाने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, चाइना के ऑल्टरनेट से अच्छा है वो इंडिया की तरफ रुझान आगे बढ़ाएंगे। और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रखा है आने वाले समय में। जैसा कि DIPAM ने भी बोल दिया है कि अब जो सरकारी कंपनियां, PSU जो कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके लिए क्या था, बड़ा मुश्किल था। हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी कि शेयर होल्डर्स की तो परमिशन लो ही लो, आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव की भी परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके लिए कंप्लाइंसेस बहुत सारे फॉलो होते थे, जिसकी वजह से उनके शेयर्स में जैसे बाईबैक हो, डिविडेंड हो, बोनस करना हो, उन्हें बड़ा मुश्किल पड़ता था। अभी क्या है, उसके लिए नए कंप्लाइंसेस लाए जाएंगे और अब सरकारी कंपनियां बहुत तेज़ी से बाईबैक, डिविडेंड, ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत उन्हें पड़ेगी नहीं। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी PSU के अंदर। अब देखना, PSU कंपनियां हो सकता है लॉन्ग टर्म में, आने वाले समय में वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए। कई बार आप देखते होंगे कि PSU का अगर कोई पावर, जैसे NTPC को पकड़ लो या अडानी के स्टॉक्स पकड़ लो, दोनों सेम ही सेक्टर को कैटर करते हैं, उसके बाद भी अडानी के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर भागते हैं और PSU सेक्टर कम तेज़ी से भागता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था, जो ये दोनों का एक रहता नहीं कि यार ये सरकारी कंपनियां हैं, चलो यार नहीं भागेगी, ये प्राइवेट कंपनी है, चलो इसमें पैसा डालो, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा रहा है। एक मिटिगेट कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। कंपनी कंपनी होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये PSU है कि ये नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल एंटरप्राइज है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में जिनके पास PSU म्यूचुअल फंड से, उनको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलेगी, शॉर्ट टर्म में यहाँ से कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही बात है ना यार, कि सिंपल सी बात है, जब आप रिस्क कम लेते हो तो आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा, रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। तो आज बात करते हैं। अब जैसे कि बात करी, अमेरिका में स्टेबल सरकार है, तो इसकी वजह से भी पोर्टफोलियो को कंसंट्रेशन करना बनता था। साथ ही साथ अभी इंडिया के अंदर बैक टू बैक इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी एक परफॉर्मेंस देख लो, 2-4 राज्यों में BJP की सरकार किस तरीके से बन रही है। क्योंकि अगर आगे निकलते हैं ये, तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर बैकफुट पर नजर आए तो मार्केट को एक को दिशा और दिशा दोनों ही खराब हो सकते हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि मार्केट में लड़ाई किस वजह से है। देखिए, जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, जब वो बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जब गिरती है, कि जब सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट, केवल 30 सीटें कम थी और मार्केट देखो आज भी हम 1 फरवरी को टच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, होगा क्या इस चीज़ से, तो ये देखो फिर भी आदमी वोट कहीं ना कहीं कि अपोजिट पे भी वोट डालता है जाके। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार आपने सोचा ये चीज़ कि जब सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है तो मार्केट ऊपर जाता है। यही अगर BJP सरकार 500 प्लस सीटें होती तो मार्केट आज 30,000 खड़ा होता, हमारा निफ्टी 50। ठीक, अब वो देखो केवल 30 सीटें कम है, फिर भी आदमी ने अपोजिट वोट किया, और देखो मार्केट में लॉस कराने के लिए भी बंदा तैयार है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है एक स्टेबल सरकार का। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री के लिए वोट डाल रहे हो, तो कोशिश करें कि एक स्टेबल सरकार लेके आओ, उससे आपकी कंट्री को बहुत फ़ायदा मिलता है। और कंट्री को फ़ायदा, इसका मतलब आपके घर को फ़ायदा। तो चीज़ें देखिएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं लाता हूँ, केवल बैलेंस्ड है। लेकिन चूंकि हम इन्वेस्टर हैं, तो हमको इकोनॉमिक भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना होता है, इंटरनल भी देखना है। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। कंसीडर करके चलें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बहुत सालों से ये तगड़ा रिटर्न, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बम्पर रिटर्न, ये बम्पर रिटर्न बोलो या बोलो, एक स्टेबल रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। एक यही रीज़न है कि 81,000 भाई साहब, इतना तो किसी ना किसी पूरी AMC का असेट अंडर मैनेजमेंट होता है। और इनका देखो असेट साइज कितना है, 81,918 करोड़ का। भरोसा करते हैं लोग। 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी 500 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो किए हुए हैं, और 10 साल में देखिए पैसे को 4.62 टाइम्स इन्होंने
जब भी म्यूचुअल फंड्स की एक बकेट की बात चल रही होती है तो एसबीआई को तो शामिल करना बनता है, क्योंकि इन्होंने भरोसा दिखाया है, न केवल आज से दिखाया है बल्कि साल दर साल से ये इन्वेस्टर्स के प्रति अपना बिल्कुल कि कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद और धन के साथ लगे हुए हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप परफॉर्मेंस दिखती है इनकी, 21,406 करोड़ का असेट साइज है, 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी 150 मिड कैप को ये टीआरआई बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं और 10 साल में देखिए 368% का रिटर्न सभी म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट गिरा है और 3 महीने में इसने कुछ खास रिटर्न छोड़ दो, नेगेटिव रिटर्न है इनका। देखिए अभी जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या है, थोड़ा सा गोल्ड के अंदर भी यानी कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ के अंदर भी पैसा पड़ा होगा, इक्विटी के अंदर भी होगा और डेट के अंदर भी होगा, ये चीज़ें आपको पता होगा। 94,865 करोड़ का असेट साइज है, 0.74% का एक्सपेंस रेशियो होगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है कि बहुत बम्पर पैसा है, तो फिर कुछ ये इसमें आपको केवल 10-12% के आसपास का रिटर्न मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से ऊपर होता है, तब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, क्योंकि रिस्क भी कम है। और इसका रिस्क की बात, सिंपल सी बात, अगर आपने पिछला मेरा म्यूचुअल फंड का वीडियो देखा है, पिछला बोले तो जस्ट 1 मिनट पहले, एसबीआई मैग्नम मिड कैप का देखा तो होगा तो 3.5% नीचे है, ये केवल 2.50% है पिछले 3 महीने में। तो ये डिफरेंस एक आ जाता है कि जब आप रिस्क कम ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड कम मिल रहा है, जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है तो ये केवल 2-4-5 साल तक के लिए ही की जाती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में देखिए ग्राफ बस ऐसे ही जाता है ऊपर। क्या फ़र्क पड़ता था लॉन्ग टर्म वाले को, जो यहाँ पर जो आज की डेट पे बना हुआ है, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट एक साथ खोल दूँ तो जो आज यहाँ पर बना हुआ है जिसका 140 का एनएवी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता था, उसने यहाँ इन्वेस्ट किया था 11 की एनएवी से, क्या उसने 38 की एनएवी से, क्योंकि देखो 11 की एनएवी से 25 पे गया, फिर उसके बाद देखो 25 था, फिर 27 गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर बढ़ा। तो क्या फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस म्यूचुअल फंड पे हो। अगर आपका नज़रिया 20, 25, 30 साल है फिर तो भाई बम्पर है, कुछ भी करो ऊपर ही जाना है सबको। और ये देखिए कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड एक मिड कैप कैटेगरी से म्यूचुअल फंड है, और जब आप नेगेटिविटी की बात करेंगे तो सबको बीट करके रखा हुआ है, यहाँ पर रिस्क आपका कम रहता है। 3 महीने में देखिए 1.78% का रिटर्न, और रिस्क कम रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इनके जो फंड मैनेजर है ना, जो कोटक एएमसी से होकर के आते हैं, जो इनके फंड मैनेजर्स हैं बहुत ही सूझबूझ के साथ, और कोटक ने ऐसे ही भरोसा इन्वेस्टर्स के दिल और दिमाग पे नहीं बनाया हुआ है, इन्हें टाइम लगा है और ये देखो इनके रिटर्न से भी साबित हो रहा है। 10 साल में 520% का रिटर्न। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करेंगे, 50,627 करोड़ का एसेट साइज है, 0.38% का बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। तो ये एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एसेट साइज भी ज़्यादा है, ये इनका ट्रस्ट दिखा रहा है मेरे भाई। इंडेक्स फंड को खरीदने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सीधा सीधा इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड उठा खरीद लो, जैसे कि ये है एचडीएफसी इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 7,650 करोड़ का एसेट साइज है। इस केस में आपको 0.20% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा, या फिर आप डायरेक्टली जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है ना, वो डायरेक्टली सर्च करना सेंसेक्स 20 या निफ्टी 20 या बैंक 20, तो वो निपॉन के जनरली मिल जाएंगे, आईसीसीआई के मिल जाएगा। देखना आपका ब्रोकर किस एएमसी का ईटीएफ दे रहा है। तो उस केस पे क्या होगा कि आप कुछ भी खरीद लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो वहाँ पर जो ये एक्सपेंस रेशियो 0.20% है ना, इससे वहाँ खर्चा कम आता है जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स के पास जाके ईटीएफ खरीदते हो। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत